आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 1 का एक पेपर डील कर रहे हैं जिसका कि नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसका पेपर कोड है CC कॉम 102। और ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक है, काम करेगा, उनके लिए भी ये ज़रूरी है ये इस लेक्चर को सुनना जो बीकॉम सेमेस्टर 1 में है, क्योंकि सेम टॉपिक बीकॉम सेमेस्टर 1 में भी है। पेपर का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों को भी ये लेक्चर फ़ायदा पहुंचा सकता है अगर वे इसको सुनते हैं तो। हम लोग अभी हैं इस पेपर के यूनिट 3 में, जिसका कि नाम है मार्केट एंड प्राइसिंग। इस यूनिट पे हमारा पहले भी लेक्चर आ चुका है। हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ना, परफेक्ट कंपटीशन का जो बाजार है, जो मार्केट है, इसके तहत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये जो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, मूल्य का निर्धारण होता है, हम इसमें पूरे मार्केट को 3 सेगमेंट में बांटे हुए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम बतला चुके हैं आपको। इसमें हम लोग देखते हैं मार्केट पीरियड में कैसे निर्धारित करेंगे, शॉर्ट रन में कैसे डिसाइड करेंगे और लॉन्ग रन में कैसे डिसाइड करेंगे। तो आज का हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है ना, वो है लॉन्ग रन में। हम इस पे बात करने वाले हैं। लॉन्ग रन में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, ये इसमें। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम एक बार ये आपको बता दें, थोड़ा सा इसका जानना जरूरी है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। जो नए हैं उनके लिए फायदा हो जाएगा। Perfect competition is defined as a market situation where there are large number of buyers and sellers of a homogeneous product। ये आप जानते हैं, परफेक्ट कंपटीशन जो है बाजार का एक सिचुएशन है जहां पे क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या काफी अधिक होती है और एक होमोजीनियस प्रोडक्ट का बाजार है, मतलब कि एक ही तरह का प्रोडक्ट में सारे लोग डील करते हैं। An individual firm supplies a very small portion of the total output। आप जानते हैं ना, ये जो सप्लायर्स होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, इनकी संख्या काफी अधिक होती है। मतलब एक तरह से कह ले तो अनंत तक, अनंत कहना ठीक नहीं रहेगा, काउंट तो मतलब इतनी अधिक होती है ना कि कोई भी क्रेता या विक्रेता जो है अपने एफर्ट से प्राइस को अफेक्ट कर ही नहीं सकता है। इसमें कहा जाता है बायर्स एंड सेलर्स की जो एक स्थिति होती है ना, एक समुद्र में एक बूंद पानी के जैसा होता है। तो इसीलिए कह रहा ना कि एन इंडिविजुअल फर्म सप्लाइज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल आउटपुट। जो इस बाजार का जो टोटल आउटपुट है उसका एक स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट ही सप्लाई कर पाता है, एंड इज नॉट पावरफुल एनफ टू एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट प्राइस। चूंकि वो बहुत स्मॉल पार्ट को सप्लाई कर रहा है, इसलिए वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। अ सिंगल बायर, एक जिस तरह से एक सिंगल, अभी सप्लायर को देखिए, एक सिंगल बायर हाउएवर लार्ज, भले ही वो बहुत बड़ा हो, एक क्रेता है वो बहुत बड़ा है, इज नॉट इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। जिस तरह से सप्लायर अफेक्ट नहीं कर सकता, उसी तरह से एक क्रेता भले ही वो काफी बड़ा हो, अपने एफर्ट से मार्केट प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता है। फिर अब ये जो मार्केट प्राइस है इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजार है, इसमें मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई का जो फोर्सेस है उसके इंटरेक्शन से डिसाइड होता है। तो अब एक वर्ड आ गया, मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट सप्लाई क्या है, देख लीजिए एक एक लाइन में। मार्केट डिमांड मीन्स, क्या है मार्केट डिमांड? द सम ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल बायर्स एट डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट प्राइसेस पे जो इंडिविजुअल बायर्स का जो डिमांड होता है उसको जोड़ देंगे तो दैट इज मार्केट डिमांड। सिमिलरली मार्केट सप्लाई क्या होगा? तो मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ, जोड़ है, क्वांटिटी सप्लाइड बाय इंडिविजुअल फर्म्स इन द इंडस्ट्री।
जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, जो इंडिविजुअल फर्म्स हैं, जो उनका प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है, जो सप्लाई दे रहे हैं, उसको जोड़ के वो कह देंगे मार्केट सप्लाई। अब each seller and buyer accept the price as determined। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही कहा है कि ये जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है वो करते क्या है ना, वो प्राइस एक्सेप्ट करते हैं। जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो मूल्य फिक्स होता है, जो निर्धारित होता है वो पहले से, उसी को एक्सेप्ट करते हैं कि कोई भी सेलर, क्योंकि कोई भी सेलर या बायर जो है अपने एफर्ट से प्राइस को प्रभावित ही नहीं कर सकता है, वो डिसाइड ही नहीं कर सकता है। सो परफेक्ट कंपटीशन का बाजार में ये प्राइस एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं, ना कि प्राइस मेकर होते हैं। तो टॉपिक तो है कि प्राइस कैसे निर्धारित होगा, मूल्य कैसे निर्धारित होगा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है ना, असल में प्राइस डिसाइड इन लोग नहीं कर सकता है। हाँ, इन लोग आउटपुट को बढ़ा करके या घटा करके वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। प्राइस डिसाइड करना, निर्धारित करना पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ये किसी भी बायर्स एंड सेलर्स के से परे है। वो लोग प्राइस डिसाइड कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इनकी संख्या काफी अधिक होती है। तो क्या करेंगे, आउटपुट को एडजस्ट करेंगे, आउटपुट को मैनेज करेंगे, और उसी को इस तरह से मैनेज करेंगे कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। देयरफॉर इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट the main problem for a profit maximizing firm is not to determine the price। ध्यान दीजिएगा, प्राइस निर्धारित करना उनका प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बट टू एडजस्ट इट्स आउटपुट टू द मार्केट प्राइस। जो भी मार्केट प्राइस है उस पे अपने आउटपुट को एडजस्ट करेंगे, सो दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। जिसके मतलब कि जिस पर क्या हो, वो अपने प्रॉफिट को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, बढ़ा सके। एक बार फिर से हम अभी तक जो बताए हो बता रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार जो बाजार है, इस मार्केट में कोई भी बायर्स एंड सेलर्स अपने एफर्ट से प्राइस को प्रभावित नहीं कर सकता है। इनकी संख्या काफी अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में जो बायर्स एंड जो ये सेलर्स होते हैं या बायर्स होते हैं, वो प्राइस टेकर होते हैं, ना कि प्राइस मेकर होते हैं। ठीक है, जो प्राइस दिया हुआ है उसी प्राइस पे वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो सप्लायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो अपने आउटपुट को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि उनका प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो आउटपुट एडजस्ट कर सकते हैं, ना कि प्राइस को वो अफेक्ट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज एनालाइज्ड अंडर 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ये हम पहला 2 बता चुके हैं, मार्केट पीरियड में कैसे होगा, शॉर्ट रन में कैसे होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉन्ग रन में। तो आइए हम लोग देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। वो इंट्रोडक्शन था, अभी तक जो बात की है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन लॉन्ग रन। आइए थोड़ा सा तेजी में चलेंगे हम लोग, है ना। तो लॉन्ग रन इज अ पीरियड, ये आप जानते हैं ना, लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय की एक अवधि है, टाइम ड्यूरेशन है, लॉन्ग एनफ टू परमिट चेंजेस इन दी वेरिएबल एज वेल एज इन दी फिक्स फैक्टर। मतलब इतना समय है ना, लॉन्ग रन एक ड्यूरेशन है, इतना समय मिल जाता है ये प्रोड्यूसर को कि वो अपने जो सारे फैक्टर को क्या कर सकता है, वो परिवर्तन कर सकता है। मतलब वेरिएबल फैक्टर में तो चेंजेस ला ही सकता है, फिक्स फैक्टर में भी चेंजेस ला सकता है। हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें बताया है कि लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होगा लॉन्ग रन में। इतना समय मिलता है कि सबको वो चेंज कर सकता है, सप्लायर लोग, ये मैन्युफैक्चरर लोग। इन द लॉन्ग रन अकॉर्डिंगली ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड नॉन फिक्स्ड। सही बात है, सारा वेरिएबल, कोई फिक्स नहीं होता है। दस इन द लॉन्ग रन फर्म कैन चेंज देयर आउटपुट को चेंज कर सकता है बाय इंक्रीजिंग देयर फिक्स्ड इक्विपमेंट को चेंज करके वो आउटपुट को बढ़ा सकता है। दे कैन इनलार्ज द ओल्ड प्लांट को बढ़ा सकते हैं, और रिप्लेस देम बाय न्यू प्लांट, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, पुराना को हटा के नया ला सकते हैं। और
ऐड न्यू प्लांट, हो सकता है कोई और नया प्लांट ऐड कर ले, ठीक है, लॉन्ग रन में कुछ भी कर सकते हैं। Moreover, in the long run, new firms can also enter the industry. लॉन्ग रन में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में नए फर्म एंटर कर सकते हैं। On the contrary, if the situation so demand, in the long run, firm can leave the industry. ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए एडवर्स सिचुएशन है, फेवरेबल नहीं है, तो फर्म जो है ना, बहुत सारी फर्में इस तरह के इंडस्ट्री को छोड़कर जा सकती हैं। मतलब सीधा सीधा एंट्री पे कोई पाबंदी नहीं है, लॉन्ग रन में फर्म एंटर भी कर सकती हैं, फर्म एग्जिट भी कर सकती हैं, जैसा भी सिचुएशन रहेगा। Thus, the long run equilibrium will refer to a situation where free and full scope for adjustment has been allowed to economic forces. ये जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, मतलब लॉन्ग रन है क्या? द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम विल रेफर टू अ सिचुएशन, एक सिचुएशन है वेयर फ्री एंड फुल स्कोप, पूरा स्कोप है फॉर एडजस्टमेंट के लिए, हैज बीन अलाउड टू इकोनॉमिक फोर्सेस, जितने भी इकोनॉमिक फोर्सेस हैं उनका पूरा पूरा फ्री एंड फुल स्कोप है एडजस्टमेंट का। इन द लॉन्ग रन इट इज द लॉन्ग रन, ध्यान दीजिएगा यहां से, इन द लॉन्ग रन it is the long run average and long run marginal cost curve which are relevant for making output decision. हमने अभी भी कहा कि हम प्राइस को दिमाग में नहीं रखेंगे, हम आउटपुट को निर्धारित करेंगे so that कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, in the long run it is the long run average and long run marginal cost curve विच आर रिलेवेंट, जो कि जरूरी होती हैं प्रॉफिट मेकिंग में। ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों रिलेवेंट होती हैं आउटपुट डिसाइड करने में। फर्दर, इन द लॉन्ग रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑफ नो पर्टिकुलर रिलेवेंस। ध्यान दीजिएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कोई हमको रिलेवेंस नहीं, कोई महत्व नहीं है लॉन्ग रन में। The average total cost is of determining importance, लेकिन जो एवरेज टोटल कॉस्ट है उसका महत्व है, since in the long run all costs are variable and non-fixed। आइए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। In the short run में a firm under perfect competition is in equilibrium at that output at which marginal cost equals price और marginal revenue। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट रन में हम आपको पिछला ही लेक्चर बताए हैं कि इक्विलिब्रियम पे कोई भी फॉर्म कहां पे रहता है, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, बराबर हो जाता है। मार्जिनल कॉस्ट जो इक्वल होता है प्राइस के, या कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू के, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाता है, शॉर्ट रन में फर्म वहीं पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहता है। दिस इज इक्वली वैलिड इन द लॉन्ग रन, और ये वैलिड है लॉन्ग रन में भी, बट इन द लॉन्ग रन फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिशन फर्म या मार्केट टू बी इन इक्विलिब्रियम, बिसाइड्स उसके अलावे मार्जिनल कॉस्ट बीइंग equal to price must also be equal to average cost। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि उसके अलावे मार्जिनल कॉस्ट जो है being equal to price, मार्जिनल कॉस्ट जो होगा प्राइस के इक्वल होगा, एंड प्राइस मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। इफ द प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, अगर मेरा जो प्राइस है एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो जाएगा, द फर्म विल बी मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बात को समझिए, अगर एवरेज कॉस्ट से प्राइस ज्यादा फिक्स कर दें तो फर्म जो है ना वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगती हैं। अब आगे देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के कारण क्या होगा, जो एवरेज कॉस्ट है ना उससे अगर अधिक रख लिया प्राइस तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, एवरेज कॉस्ट से अगर प्राइस कम रख दे तो उसको लॉस होने लगेगा।
अब थोड़ा समझिए इसको, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे। ड्यू टू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कॉस्ट से प्राइस ज्यादा फिक्स कर दिया तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगा। न्यू फर्म्स विल एंटर द इंडस्ट्री, नए नए इंडस्ट्री आने लगे क्योंकि खूब प्रॉफिट हो रहा। व्हेन द न्यू फर्म एंटर द इंडस्ट्री, जब आएंगी, द सप्लाई और आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री विल इंक्रीज, ऐसे इंडस्ट्री का सप्लाई और आउटपुट बढ़ जाएगा। एंड हेंस द प्राइस ऑफ द आउटपुट विल बी फोर्स डाउन, खूब सप्लाई हो गया, सप्लाई बढ़ गया मार्केट में तो प्राइस घटेगा, सप्लाई ज्यादा हो जाने से प्राइस तो घटना तय है। द न्यू फर्म्स विल कीप कमिंग इनटू द इंडस्ट्री, वो आते रहेंगी until the price is depressed down, जब तक कि मूल्य घट, जब तक कि मूल्य क्या हो, until the price is depressed down to average cost, जब तक कि मूल्य घट करके एवरेज कॉस्ट पे ना पहुंच जाए। आप क्या किए थे कि एवरेज कॉस्ट से प्राइस को ज्यादा फिक्स कर दिए थे, तो फॉर्म इंटर करने लगा, नए नए फॉर्म में आने लगेंगी सुपर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। और ये जब कब तक इंटर करेंगी, जब तक कि फिर से वो प्राइस घट करके, आप जो प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज्यादा रखे थे वो फिर से घट करके जब तक एवरेज कॉस्ट पे नहीं आ जाएगा तब तक फॉर्म इंटर करते रहेगा। एंड ऑल फॉर्म्स आर अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, एक समय ऐसा आएगा जब फिर सब नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगेगा। मतलब एवरेज से ऊपर रखिएगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कुछ समय तक कमाएगा फॉर्म, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा कि फिर नॉर्मल प्रॉफिट पे अपना आ जाएगा। अब देखिए ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इफ दी, बात को समझिएगा, इफ द प्राइस हैपेंस टू बी बिलो द एवरेज कॉस्ट, मान लीजिए एवरेज कॉस्ट से हम प्राइस कम तय कर दिए, द फर्म विल बी इनकरिंग लॉसेस, लॉस होने लगेगा। सम ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म विल क्विट द इंडस्ट्री, जब लॉस होगा तो बहुत सा कुछ फर्म छोड़ करके चले जाएंगे ऐसे इंडस्ट्री को। एज ए रिजल्ट द आउटपुट, जब छोड़ के जाएगा, द आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री विल डिक्रीज, आउटपुट घटने लगेगा। जब कुछ फर्में चली जाएंगी तो ऐसे इंडस्ट्री का आउटपुट क्या होगा, कम होगा। एंड द प्राइस विल राइज टू इक्वल दी एवरेज कॉस्ट, धीरे धीरे मूल्य क्या होगा, फिर बढ़ना शुरू होगा और कहां पे वापस आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट पे। सो दैट दी फर्म्स रिमेनिंग इन द इंडस्ट्री आर मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट, फिर से वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगेगा। मतलब ज्यादा है तो सुपर प्रॉफिट कमा रहा था और धीरे धीरे जब फर्म एंटर करने लगा तो घटते घटते फिर नॉर्मल पे आ गया। और जब कम फिक्स किया तो लॉस हुआ, लॉस होने के कारण कुछ फर्में छोड़कर चली गई, तो जब ऐसा हुआ तो आउटपुट घटा, और आउटपुट घटेगा तो प्राइस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर आ जाएगा वापस कहां पे, एवरेज कॉस्ट पे। और एवरेज कॉस्ट पे आएगा तो फिर उसको नॉर्मल प्रॉफिट होने लगेगा। हेंस इन द लॉन्ग रन फर्म्स नीड नॉट बी फोर्स्ड टू प्रोड्यूस एट अ लॉस सिंस दे कैन लीव द इंडस्ट्री इफ आर हैविंग लॉसेस। तो जान ही रहे हैं आप, भाग जाएगा लॉस होगा तो। अब समझिए, मतलब अभी तक का निष्कर्ष क्या है कि प्राइस जो लॉन्ग रन में होगा ना, वो एवरेज कॉस्ट होगा। मिनिमम एवरेज कॉस्ट एक होता है, वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट से ना तो ऊपर रखेगा और ना ही नीचे रखेगा। ऊपर रखेगा कुछ समय के लिए प्रॉफिट होगा, लेकिन धीरे धीरे वो डाउन होकर के वहीं आ जाएगा। डाउन रखेगा जो एवरेज कॉस्ट से, जो मिनिमम एवरेज कॉस्ट है उससे प्राइस डाउन रखेगा तो आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन लॉस होने के कारण कुछ फर्म छोड़ के चला गया, तो जैसे ही छोड़ के जाएगा आउटपुट आपका कम हो गया, फिर प्राइस बढ़ना शुरू होगा, बढ़ करके फिर वो एवरेज कॉस्ट पे आ जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट एक मतलब पैरामीटर दिख रहा अभी तक में, आइए समझने। देयरफॉर द कंडीशन फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर द फर्म्स कैन बी रिटेन एज, ध्यान दीजिएगा, जो प्राइस होगा वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, और जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। ये तीनों इक्वल होगा लॉन्ग रन में। समझिए, एक डायग्राम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस डायग्राम को समझिए। OX पर हम आउटपुट को रखे हैं, OY पर हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू को रखे हैं। ये हमारा जो आपका OP है, ये प्राइस अभी तय किए हैं, OP मूल्य निर्धारित किए हैं। और ये हमारा जो, हमेशा याद रखिए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता क्या है ना, कि ये हमारा डिमांड कर्व है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डिमांड कर्व है जो कि हमेशा पैरेलल होता है किसके, OX के, क्योंकि जो प्राइस होता है वही एवरेज रेवेन्यू होता है, वही मार्जिनल रेवेन्यू होता है।
परफेक्ट कंपटीशन में आप जानते हैं ना, मूल्य एक ही होता है प्रोडक्ट का, एक ही प्राइस पूरे सब जगह पाया जाता है। तो सेम प्राइस होने के कारण जो एवरेज रेवेन्यू होगा वही मार्जिनल रेवेन्यू होगा, और वो हमेशा ओएक्स के पैरेलल होता है। हमेशा याद रखें, जो डिमांड कर्व होगा वो ओएक्स के पैरेलल होता है परफेक्ट कंपटीशन में। अब इसमें देखिए दो चीज दिख रहा है आपको, एक तो दिख रहा है एलएमसी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, इसको कहेंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, और ये हो गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एलएमसी हो गया लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लैक हो गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इसको ध्यान से देखिए जरा, ये जो लैक है यू सेप्ट है, जो ये आपको लैक दिख रहा है यू सेप्ट है, और ये इसका ये मिनिमम पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये लैक का मिनिमम पॉइंट है। एक मतलब एक डाउन होते होते फिर अप होना शुरू हुआ, तो ये मिनिमम पॉइंट है। और इस मिनिमम पॉइंट को ये जो एलएमसी है वो कट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, नीचे से एस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एलएमसी जो है कट कर दिया है किसको, एलएसई को, एस पॉइंट पे। लैक को एलएमसी कट किया है एस पॉइंट पे, और ये जो लैक है ना, इसका ये मिनिमम पॉइंट है, मतलब डाउन होते होते आया और एकदम डाउन हुआ इस पे, और फिर यहां से अप होना शुरू हुआ है। तो ये लैक का मिनिमम पॉइंट है, और ये जो डिमांड कर्व है ना, एस पॉइंट पे टेंजेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका डिमांड कर्व है एस पॉइंट पे टेंजेंट है, यहां पे टेंजेंट है, ये स्पर्श कर रहा, लैक जो है, ये जो डिमांड कर्व है एस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, समझिए। The above figure represents long run equilibrium of the firm under perfect competition। ये जो फिगर है ना, यह जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा, दिखला रहा है। The firm cannot be in the long run equilibrium at a price greater than OP। अगर ध्यान दीजिए, मान लीजिए प्राइस कहीं इधर सेट कर दें, अभी प्राइस क्या है, ओपी है, अभी हम लोग प्राइस सेट किए हैं ओपी, मान लीजिए कहीं एक हम इधर प्राइस ले ले, मान लीजिए OP1 ले ले, मतलब ओपी से OP1 पे कहीं हम प्राइस ले ले, तो होगा क्या कि इधर कहीं पे आपका एक टच, इधर कहीं पे, समझिए ना, समझिए थोड़ा सा और आगे, एक लाइन और देखिए। The firm cannot be in the long run equilibrium at price greater than OP। अगर OP से ऊपर रखेगा तो ध्यान दीजिए, अभी बताएं कि उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। This is because if the price, this is because if price is greater than OP, then the price line, जो डिमांड कर्व है ना, would lie somewhere above the minimum point of average cost। ये जो मिनिमम पॉइंट है एवरेज कॉस्ट का, ये डिमांड कर्व ना चेंज हो जाएगा, कहीं और रहेगा, ये मिनिमम पॉइंट पे तो नहीं रहेगा, कहीं इधर रहेगा, कहीं इधर रहेगा। बात को समझिए, अभी जो डिमांड कर्व है ये मिनिमम पॉइंट पे है, और जब ओपी से ऊपर हम डिसाइड कर देते हैं तो डिमांड कर्व कुछ इस तरह से, मान लीजिए अभी हम OP-1 सेट किए, तो ये जो लैक है ना, ये कहीं एक यहां कट रहा है, एक यहां कट रहा है, तो इससे ऊपर ना हो गया, ये मिनिमम पॉइंट को तो टच नहीं ना किया, कंडीशन फेल हो गया। ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन का जो बाजार है, कोई भी फॉर्म, कोई परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कहता है कि वही पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा जहां पे लैक का मिनिमम जो पॉइंट होगा ना, उसको कट करे एलएमसी। पहला बात बोला कि लैक का मिनिमम पॉइंट होना चाहिए, ये मिनिमम पॉइंट है, जो जिसको कि डिमांड करो टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट है डिमांड करो, और जहां पे जिस पॉइंट पे कट कर दे एलएमसी, मिनिमम पॉइंट पे कट करे, ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन इसको छोड़ के कहीं भी ना, ऊपर भी जाएगा तो भी उसको गड़बड़ नुकसान है, और नीचे भी रहेगा तो भी उसको नुकसान है।
ये लेकिन लॉन्ग रन में होगा क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, भी समझिए। देखिए फिर से इसको देखिए, दिस इज बिकॉज इफ प्राइस इज ग्रेटर देन ओपी, अगर ओपी से ज्यादा रख लिया, देन द प्राइस लाइन डिमांड करो जो है वुड लाई समवेयर अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, कहीं और होगा, वेयर द फर्म इज अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट, जिसको कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कह रहे थे। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा कुछ समय तक, लेकिन वो धीरे धीरे डाउन होकर क्या आ जाता है, फिर वही नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाता है। सिंस there will be tendency for there will be tendency for new firms to enter and compete away these normal profits, the firms cannot be in long run equilibrium at any price higher than OP। OP से ऊपर रहेगा ना तो नए नए फर्म आएंगे, वो भी मौका का फायदा उठाएगा लोग, तो उनका होता क्या है कि सप्लाई बढ़ते जाता है, सप्लाई बढ़ेगा तो धीरे धीरे प्राइस डाउन होगा, और डाउन होकर के फिर वही एवरेज पे आ जाएगा, मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट पे आ जाएगा। Likewise, the firm cannot be in long run equilibrium at price lower than क्या होगा, परफेक्ट lower, समझिएगा फिर से इस लाइन को एक बार, सिंस थोड़ा सा इस लाइन को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। The firm cannot be in equilibrium at any price higher than OP, ठीक है, वो तो नहीं रह सकता है। Likewise, उसी तरह से the firm cannot be in long run equilibrium at a price lower than आपका यहाँ पे गड़बड़ है, lower than OP होना चाहिए, lower than OP से ध्यान दीजिए, ओपी जो है ना, ओपी से अधिक भी नहीं रख सकता है, उसी तरह से ओपी से कम भी नहीं रख सकता है। अगर ओपी से कम रखेगा तो क्या होगा, इफ प्राइस इज लोअर देन ओपी, मान लीजिए नीचे रख लिया, द एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, जो एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है विल लाई बिलो द एवरेज कॉस्ट कर्व, सो दैट the marginal cost and price will be equal at the point where the firm is making losses। अगर उससे कम तय कर लेगा, हम तो कह ही रहे हैं कि इस पॉइंट से ओपी से ऊपर करेगा तो प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन कुछ समय तक, फिर धीरे धीरे डाउन होगा। इससे अगर नीचे रख लेता, मान लीजिए ये ओपी 2 पे रख लेता इस पे, तो उसको लॉस होने लगेगा, और लॉस होगा तो फर्म इंडस्ट्री कुछ फर्म में छोड़ के भागने लगेगा। जैसे ही कुछ फर्म इंडस्ट्री छोड़ के भागेगा तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो फिर धीरे धीरे प्राइस आपका क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ करके फिर यहीं पे आ जाएगा। तो ये मेरा जो ओपी मूल्य है ना, एस पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, ओपी मूल्य सही है मतलब। तो आइए ध्यान समझिए, वी देयरफॉर conclude that, अब हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, the firm can be in long run equilibrium under perfect competition only when price is at such a level that the horizontal demand curve, वो जो पैरेलल है डिमांड कर्व, is tangent to the average cost curve। अभी कहे थे ना, ये जो टेंजेंट जहां पे है एवरेज कॉस्ट कर्व पे, यहाँ पे एस पॉइंट पे, और सो दैट प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट एंड द फर्म मेक्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट जिस जहां पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे, है ना, वही मेरा क्या होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इट शुड बी नोटेड दैट अ हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व कैन बी टेंजेंट, वो जो डिमांड कर्व है कैन बी टेंजेंट टू अ यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व। ये जो यू शेप्ड है ना, ये जो आपका देखिए, ये जो यू शेप था, ये आपका लैग का जो यू शेप है ना, और ये टेंजेंट पॉइंट है मेरा, ये मेरा क्या है, ये मेरा टेंजेंट पॉइंट है, ये मेरा यू शेप है, और ये मेरा क्या है, टेंजेंट पॉइंट है। तो आगे देखिए, सिंस at the minimum point of the average cost curve, the marginal cost
एंड द एवरेज कॉस्ट आर इक्वल, कट किया है LMC जो है, मार्जिनल कॉस्ट जो है, लैक को कट किया है। तो सिंस द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व, द मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट आर इक्वल, वहां पे इक्वल होगा। जो मिनिमम पॉइंट होगा ना एवरेज कॉस्ट का, वहां पे मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। प्राइस इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू बोथ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। लास्ट फाइनल कंक्लूड करें, ध्यान दीजिएगा, ये निष्कर्ष है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म under perfect competition is established at the minimum point of the long run average cost। एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है, जो ऐसे हुआ था ना, इसका जो एकदम मिनिमम पॉइंट जो था कर्व, वेयर LMC, जहां पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कट करे फ्रॉम बिलो, जहां पे ये जो आपका था, क्या था, ये आपका था LAC, और इस यहां कहीं नीचे से कट किया था, इसको ऐसे कुछ कट किया था LMC। तो ये जो मिनिमम पॉइंट है ना, उसी पॉइंट पे वो इसी पॉइंट पे S पॉइंट था, याद कीजिए, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इसी पॉइंट पे वो रहेगा। इसी पॉइंट पे मान के चलिए कि वो आउटपुट को अपना सेट करेगा। इसके ऊपर रहने से कुछ प्रॉफिट होता है। ये जो पॉइंट ऐसा था ना, इसके ऊपर अगर प्राइस फिक्स करेगा इसके ऊपर, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन कुछ समय तक इसके नीचे रहने से लॉस होगा, लेकिन कुछ समय तक। तो फाइनली लॉन्ग रन में ना ओपी, ये जो मूल्य था ओपी, याद कीजिए, इस एस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। सो थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। लाइक करेंगे अगर पसंद आया होगा तो, और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे। लाइव बने रहने के लिए सबको थैंक्स वंस अगेन। हैव अ गुड डे।